हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज की मेरी वीडियो में पहला क्वेश्चन है मेरा, जो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चन है। तो मैं पहला क्वेश्चन करवाती हूँ कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें बताना है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, उसका हमें नाम बताना है। तो जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों के नाम बताना। जैसे लैक्टिक अम्ल है, उसका हमें प्राकृतिक स्रोत बताना, और टार्टरिक अम्ल का भी प्राकृतिक स्रोत बताना है। तो उत्तर है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही और टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली। अगला क्वेश्चन है मेरा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से टकराता है तो एक किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये जंगल में हम सुबह के समय, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जंगल में, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस समय भी हम टिंडल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रकृति में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो परिघटना होती है उसका एक उदाहरण देना है कि कौन सा उदाहरण है। तो उसका एक अच्छा, बहुत बढ़िया उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। क्या है? तारों का टिमटिमाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में नीचे गए चित्र को हमें बनाना है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण की दिशा को बताना है कि कहाँ की प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ेगी, एफ पे पड़ेगी या सी पे पड़ेगी, तो हमें बताना है। तो इसका चित्र हमें किस प्रकार बनाना है? इसका चित्र हमें इस प्रकार बनाना है, सीधे ये प्रकाश की किरण एफ पर पड़ेगी, यानी फोकस बिंदु पर पड़ के सीधा ऐसे वापस जाएगी। तो किस पे पड़ेगी? फोकस पे पड़ेगी और फिर ये ऊपर को जाएगी। ठीक है, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर। छठे क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन है मेरा, किसी विद्युत धारावाहिक परिनालिका, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चित्रित कीजिए और कारण बताइए और स्पष्ट कीजिए कि एबीसी में हमें तीनों में से किस पे चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा और किस पर न्यूनतम होगा। तो हमें जो परिनालिका बनी हुई है उसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ए पर अधिकतम होगा और बी पर न्यूनतम होगा। किस पे अधिकतम होगा? ए पर अधिकतम होगा और बी पे हमारा वो न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगुष्ठ और तर्जनी किन दो भौतिक इकाइयों को इंगित करती है? तो हमें बताना है कि अंगूठा किसको इंगित करता है? चालक की गति की दिशा को। किसको? चालक की गति की दिशा को। और तर्जनी, सबसे छोटी वाली जो उंगली है जिसे हम तर्जनी भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। किसको इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। उसके बाद मेरे ये दो चित्र दिखाए गए हैं, इसमें बताना है, ये विद्युत से संबंधित चित्र हैं। इसमें बताना है कि पहला चित्र और दूसरा चित्र किसको इंगित करता है। तो जो पहला चित्र है वो मेरा किसको इंगित करता है? बिना संधि के, जिसको तार क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो चित्र है, ये चित्र देखिए, एरो का निशान बना हुआ है, तो ये किसको इंगित करता है? वो करता है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारण यंत्र को। किसको इंगित करता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारण यंत्र को। 9वां क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन है मेरे, आवर्ती सारणी में 3 तत्व ए बी सी और दिए गए हैं। समूह 16 में बी है, समूह 17 में ए और सी है। कारण बताना और व्याख्या करना है। हमें पहला क्वेश्चन है कि तत्व ए अधातु है। हमें कैसे बताएंगे कि तत्व ए अधातु है? तो सबसे पहले, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए तत्व ए क्या है? अधातु है। सेकंड मेरा है, तत्व सी की अपेक्षा तत्व बी की परमाणु आकार बड़ा है। क्यों बड़ा है? हमें बताना है रीज़न उसका। तो क्योंकि बी की परमाणु संख्या क्या है? कम है, परमाणु आवेश भी कम है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण का बल कम है। ठीक है, इसलिए ये क्या नाम कहते हैं? इसका आकार बड़ा है। फिर है नेक्स्ट सी क्वेश्चन है मेरा, तत्व सी की संयोजकता 1 है। कितनी है? सी की संयोजकता 1 है। तो सी में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और ये स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो ये मेरा थर्ड पार्ट का इसका आंसर था। अब मेरा अगले क्वेश्चन है, ये मेरे हमें बताना है, 11वां क्वेश्चन है कि वसा का इमलीकरण क्या है? वसा का इमलीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है, वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटे कणों में टूट जाना वसा का इमलीकरण कहलाता है। अब हमें 12th क्वेश्चन है मेरा, दिए गए चुंबक के 3 भाग हैं, ए बी सी में विभाजित किया गया है। इन भागों के नाम दीजिए चुंबक शक्ति अधिक होती है और जहाँ कम होती है, अधिकतम और न्यूनतम होती है। तो अधिकतम किस में होगी? ए और सी में। क्यों होगी अधिकतम ए और सी में? क्योंकि जैसे आप जानते हैं चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और मध्य भाग में यानी बी भाग में सबसे कम होता है।
फिर मुझे अगला क्वेश्चन है 13वां, एक सीधे विद्युत वाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गति की निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम है, हमें उस नियम के बारे में बताना है। तो नियम का नाम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताना है। अब है मुझे 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण में क्या होती है, दिशा बदल जाती है। तो इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, दोनों है, रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है। आप जानते हो कि मोमबत्ती पिघलकर फिर मोम ही रहती है, तो वो तो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन जो उसमें ऊष्मा ज्वाला वो जो निकलती है तो उससे क्या होता है, क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर 16वां क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है कार्बन परमाणु। तो उसका आंसर है सहसंयोजी आबंध द्वारा। किसके द्वारा? सहसंयोजी आबंध द्वारा, क्योंकि कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए उत्कृष्ट गैस विन्यास को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब मेरा अगले क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, हमें बताना है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है उत्सर्जित होती है, निकलती है। तो एक होती है ऊष्माक्षेपी में और दहन में भी, दोनों प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी में भी होती है और दहन में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 है, यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन +3 है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो +3 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब? आभासी, सीधा और बड़ा होगा। 19 क्वेश्चन है, जीन क्या होते हैं। जीन, इसका उत्तर बताना है। ये अनुवांशिकता की एक इकाई है। यह गुणसूत्र का वह भाग है जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है? अनुवांशिक लक्षणों को, जीन ही जो होते हैं वो हमारे अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन है, हमें मानव व मटर का वैज्ञानिक नाम बताना है। जो मानव का भी वैज्ञानिक नाम होता है और मटर का भी, तो हमें बताना है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोस्पीसियंस। क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पीसियंस और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम है। 21 क्वेश्चन है हमारा, हम तत्वों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण आपने देखा होगा कि तत्वों का अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया है। मेडल ने आधुनिक आवर्त सारणी में सबके बारे में आपने पढ़ा है। तो इसका उत्तर है कि हम तत्वों को आसानी से अध्ययन कर सके, इसलिए हमें तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम उनको आसानी से, हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, हम उनका आसानी से अध्ययन कर सके, इसलिए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। 22 क्वेश्चन है मेरा, मेडलिस्ट ने आवर्त सारणी बनाने के लिए किन 2 मानदंडों का उपयोग किया है। आप जानते हो डबेराइनर किया है, मेडलिस्ट ने किया है, न्यूलैंड ने किया है। तो एक मेडलिस्ट ने भी आवर्त सारणी को एक आधार बनाया है, एक मानदंड का उपयोग किया है। तो उसका उत्तर है, उन्होंने अपने आवर्त सारणी को बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यमान और रासायनिक गुणों को आधार बनाया है, क्योंकि उन्होंने विशेष प्रकृति ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले में समानता का बढ़ता क्रम लिया है। उसी के आधार पर मेडलिस्ट ने अपनी आवर्त सारणी बनाई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।